प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य श्रोतागण, आज के व्याख्यान चर्चा में मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमन एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का आज की व्याख्यान चर्चा में सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम से लिया गया है। प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। आज का जो शीर्षक है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट में और जीआरएफ में उक्त विषय पर आधारित अनेकों जटिलतम सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो विषय है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उक्त विषय पर आधारित हमारे एमएससी प्रीवियस पूर्वार्ध रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उक्त विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए करते हैं आज के व्याख्यानों का शुभारंभ और प्रारंभ। उक्त विषय दो प्रमुख भागों पर आधारित होता है। पहला वाला जो रखेंगे आप इसमें रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत हैं। दूसरा वाला जो विषय है इसका अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया वेग को टक्करों का सिद्धांत, उसके पश्चात संक्रमण का सिद्धांत, त्रिविन्यासी बाधा, स्टेरिक फैक्टर, ये तमाम वे महत्वपूर्ण जटिल विषय हैं जिनको अग्रेसित करने से पूर्व ये आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए अहम इसके मूलभूत अभिग्रहित प्रमुख बिंदु हैं, सामान्य परिभाषा है, उनके बारे में जानकारी जुटाना, जानकारी हासिल करना, इन समस्त वस्तुओं के बारे में पूरी के पूरी अपने आप को जो है आप तैयार होना जो है आवश्यक होता है, क्योंकि ये समस्त तमाम प्रयुक्त परिभाषाएं, पद, वैज्ञानिक तार्किक अभिग्रहित इन अग्रेसित जटिलतम विषयों पर आधारित होंगे और जटिलतम विषयों पर आधारित उक्त विषयों पर जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं प्रत्यक्ष रूप से उसमें पूछी जाएगी, सम्मिलित की जाएगी। सबसे पहले रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए हैं उस विगत वीडियो पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत में तीन प्रमुख बिंदु होते हैं। पहला वाला होता है अभिक्रिया की कोटि होते हैं, दूसरा वाला होता है अणुसंख्यकता होता है, तीसरा वाला जो होता है वो छद्म कोटि वाला होता है। अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता, छद्म कोटि की ये तीन वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक होता है। उक्त तीनों पदों का रासायनिक गतिकी में एक महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। सबसे पहले प्राय इन तीनों पदों को रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और छद्म कोटि की अभिक्रिया अणुसंख्यकता, इन तीनों पदों के बारे में जो है प्राय इन तीनों पदों को जो है एक दृष्टि से जो है इनको उनकी प्राय विद्यार्थियों की राय होती है कि तीनों पद जो होते हैं एक ही होते हैं, समान होते हैं, लेकिन तीनों जो पद होते हैं, तीनों जो महत्वपूर्ण जो राशियाँ होती है अलग अलग होती है और रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में गतिकी में इनका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। संक्षिप्त में रासायनिक अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने वाले उन तमाम समस्त क्रियाकारी अणु, परमाणु, स्पीशीज की कुल संख्या को दर्शाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निश्चित करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित करता है, सांद्रता को परिभाषित करता है। रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है प्रथम प्रकार की हो सकती है, द्वितीय प्रकार की हो सकती है, तृतीय प्रकार की हो सकती है, शून्य प्रकार की हो सकती है। भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया का अस्तित्व भी संपन्न होता है। इसके अलावा द्वितीय जो हमारे पास में राशिय पद है वो अणुसंख्यकता से जुड़ा हुआ होता है। अणुसंख्यकता वो महत्वपूर्ण उन रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारी पदार्थों और पथों में उपस्थित स्पीशीज, आणविक स्पीशीज, परमाणुक स्पीशीज की कुल संख्या के मान को दर्शाता है, जो उस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री को परिभाषित करता है, सुनिश्चित करता है। अणुसंख्यकता के संदर्भ में इनके प्रकारों के बारे में यदि चर्चा करें तो एकाणु प्रकार की हो सकती है, द्विअणु प्रकार की हो सकती है, त्रिअणु प्रकार की हो सकती है। शून्य अणुसंख्यकता का रासायनिक गतिकी में कोई खास योगदान नहीं होता। कुल मिलाकर के
जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें जो सजीव है, सक्रिय जो अणु है, उनकी कुल जो संख्या है वो अभिक्रिया की कोटि के मान को दर्शाएगा। और इसके अलावा जो निष्क्रिय और सक्रिय उन दोनों क्रियाकारी पदार्थ के अणुओं की जो संख्या होगी वो समस्त जो क्रियाकारी परमाणु आणविक स्पीशीज की जो कुल संख्या होगी वो अणुसंख्यकता के मान को दर्शाता है। अब बारी आती है हमारे पास में छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है? प्रिय विद्यार्थियों, छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जैसा कि छद्म से स्यूडो से नाम से विदित होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक गतिकी में एक मूलभूत सिद्धांत, एक मूलभूत अभिक्रिया यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में, उसकी प्रगति में, उसकी उन्नति में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। जैसा रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए पिछले महत्वपूर्ण विशिष्ट दृष्टांतों में हमने इसको सुपरिभाषित किया था, सिद्ध किया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अणुसंख्यकता 1 होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अणुसंख्या 2 होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है त्रिअणुक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। उक्त के अलावा कुछ ऐसे भी भ्रम में पैदा करने वाले, संशय की स्थिति पैदा करने वाली कुछ ऐसे भी रासायनिक गतिकी में, भौतिक रसायन में, रसायन विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में इस तरह की अभिक्रियाएं ज्ञात होती हैं, जिनके बारे में हमारी जो राय होती है कि उक्त रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है 100 होना चाहिए, लेकिन 1 से ना होकर के 2-3 तरह के जो कारक होते हैं उसकी वजह से जो है वो Y प्रकार की, Z प्रकार की या अन्य प्रकार की जो है अभिक्रिया की कोटि जो है उनको सिद्ध की जाती है, प्रमाणित किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो छद्म कोटि की अभिक्रिया को संक्षिप्त में यदि हम एक मोटे तौर पर इसको सुपरिभाषित करना चाहे, जो छद्म कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान भिन्न भिन्न प्रक्षिप्त किए गए हों। अब भिन्न भिन्न ये मान प्रक्षिप्त किए जाते हैं तो ये क्यों, कौन कौन से कारकों की वजह से होती है, वो कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? इसके 2 प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं। एक प्रथम वो होता है जिसमें एक क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होती है, उस अधिक सांद्रता के कारण, उस भारी सांद्रता के कारण या तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन जो है उपेक्षित माना जाता है, अथवा इसकी सांद्रता जो अन्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित या सुनिश्चित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया छद्म बन जाती है और ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के अलग अलग होते हैं। आइए सबसे पहले हम पहला वाला कारक जिसकी वजह से अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यकता के मान जो है अलग अलग होते हैं, उसमें जो है पहला वाला एस्ट्रॉन का जलक बटन और शर्करा का प्रतिपन्न अभिक्रिया को सम्मिलित किया गया है। ये वे 2 महत्वपूर्ण दृष्टांत मैं आप सभी के सम्मुख जो है दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें जल की अत्यधिक भारी सांद्रता के कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है प्रभावित अथवा परिवर्तित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग इथाइल एसीटेट अथवा शर्करा की न्यून अथवा कम सांद्रता पर निर्भर करता है और एथिल एसीटेट और शर्करा की उस इकाई सांद्रता पर जिसका मान 1 होता है उसके संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो है इकाई के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से उक्त रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें एथिल एसीटेट के जलक बटन और शर्करा का जो प्रतिपन्न होता है, उक्त दोनों अभिक्रियाओं में अणुसंख्यकता का मान जो 2 होता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान जो होता है 1 ही होगा। एथिल एसीटेट के संदर्भ में एथिल एसीटेट की न्यून सांद्रता के संदर्भ में, और दूसरा वाला जो होगा वो शर्करा की न्यून सांद्रता इकाई सांद्रता के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। अब बारी आती है हमारे पास में द्वितीय प्रकार का जो कारक, दूसरी जो वजह है, दूसरा जो तर्क है, जो अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर जो है प्रदर्शित किया जाता है, समझाया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि क्रियाविधि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ ऐसी भी जटिलतम अभिक्रियाएं जो ज्ञात होती है, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो एक पद को छोड़ करके शेष जो पद होते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं, और एक पद ऐसा भी पद होता है जिसमें आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो धीमे गति से संपन्न होता है, वेग निर्धारक पद होता है। उस वेग निर्धारक पद में हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि उसमें क्रियाकारी अणुओं, परमाणुओं की जो प्रजातियों की कुल संख्या होती है उन सबको काउंट करके, गिन करके, योग करके, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी कुल संख्याओं को अभिक्रिया के कोटि के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। आइए सबसे पहला हम एक महत्वपूर्ण जटिलतम उदाहरण लेते हैं, जिसको कई इस उक्त विषय पर आधारित कई प्रकार की प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है, नेट होती है, जीआरएफ होती है, अन्य स्नातकोत्तर स्तर की अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उक्त विषय पर रासायनिक गतिकी के उक्त विषय पर आधारित जो है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्या
अणुसंख्यकता के मान जो पूछे जाते हैं उन कुछ विशिष्ट जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को, जिसमें अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यकता के मान किस तरह से परिकलित किए जाते हैं और छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के दृष्टांत होते हैं, अलग अलग मान प्रक्षित किए जाते हैं। पहला में लिखा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल बनते हैं और एक जो है एक ऑक्सीजन का मोल बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन के 2 मोल जो है विघटित हो रहे हैं, तो प्राय प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 के 2 मोल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमें ये भ्रम में, संशय में, एक छद्म स्थिति, एक हमारे मस्तिष्क में एक द्वैत प्रकृति करने वाली, एक भ्रम में डालने वाले एक रासायनिक समीकरण है। आप देखेंगे इसका वस्तुतः जो मूल अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो 1 होता है और आप देखेंगे इसमें अणुसंख्यकता के मान जो है 2 प्रक्षित किए जाते हैं। आइए इसको हम समझने की क्रियाविधि के आधार पर समझाने की इसकी कोशिश करते हैं। पहला वाला जो है 3 पदों में इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। पहला वाला जो होता है N2O5, ये धीमी गति संपन्न होकर के नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 1 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल बनाता है। दूसरा वाला N2O3 देखेंगे आप, ये तीव्र गति से विघटित होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 बनाता है। तीसरा वाला जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो द्वितीय पद में तीव्र गति से जो उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, पलटवार करके N2O5 से क्रिया करता है और अंतिम जो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के 3 मोल का निर्माण करता है। दाएं तरफ और बाएं तरफ अनावश्यक और क्षणिक क्रियाकारक अथवा क्रियाफलों को हम निरस्त करके, आप देखेंगे यहाँ पर निरस्त करते हैं। N2O3 जो है N2O3 क्रियाकारक क्रियाफल से निरस्त होगा, NO जो है NO से निरस्त होगा। N2O5 यहाँ पर भी है ठीक मेरी तरफ बाई और क्रियाकारक के रूप में, N2O5 यहाँ पर भी है 2 N2O5 जो है क्रियाकारक के रूप में ठीक मेरी तरफ बाएं दिशा में जो है 2 मोल N2O5 का आपस में जुड़ करके और यथार्थ सही और वांछित हमारे पास में समीकरण प्राप्त होती है 4 NO2 और 1 ऑक्सीजन के मोल द्वारा निर्मित हमें यथार्थ समीकरण प्राप्त होती है। अब देखेंगे इन 3 पथों में, आप देखेंगे पहला वाला जो पद है, दूसरा वाला पद है, तीसरा वाला पद है। पहला वाला पद को छोड़ करके दूसरा और तीसरा जो है तीव्र गति से संपन्न होता है। ऐसी स्थिति में जो है दूसरा और तीसरा जो पद है ये सार्थकहीन होगा। पहला वाला जो पद होगा सार्थक युक्त होगा, धीमे गति से संपन्न होगा, वेग निर्धारक पद होगा। इस वेग निर्धारक पद में कुल अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है? 1 है N2O5 और ये अभिक्रिया की कोटि के मान को दर्शाता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 और 1 अणुसंख्यकता का मान 2 होगा, क्योंकि वेग निर्धारक पद में 1 मोल उपस्थित है। आइए एक अन्य जटिलतम विशिष्ट उदाहरण लेते हैं, जिसमें है परोक्सी डाइसल्फेट जो है H2O2 माइनस जो है आयोडाइड माइनस से क्रिया करके TOSO4 जो है प्लस I2 बनाता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है उक्त रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो है 1 और 2 3 होना चाहिए। 1 मोल जो है परोक्सी डाइसल्फेट का है, दूसरा जो है आयोडाइड माइनस का है, तो 1 और 2 आपस में 3 होना चाहिए। जबकि ये परिकलित किया गया उक्त रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कोटि जो है 2 है और अणुसंख्यकता का मान जो है 3 है। 3 पदों में जो है उक्त रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे पहला वाला जो पद है परोक्सी डाइसल्फेट H2O2 माइनस जो है आयोडाइड आयनों से जो क्रिया करके धीमे गति से संपन्न होकर के और सल्फर और ऑक्सीजन का जो मध्यवर्ती संकुल है H2O8 3 माइनस के रूप में जो है ये उत्पाद बनाता है और मुक्त जो है आयोडीन परमाणु को मुक्त करता है। दूसरे वाली जो पद है उसमें H2O3 माइनस जो है आयोडाइड आयनों से क्रिया करता है तीव्र गति से और TOSO4 जो है 2 माइनस सल्फेट आयनों का बनाता है। तीसरे वाले पद में आप क्या करेंगे, पहले और दूसरे पद में मुक्त आयोडीन परमाणु तीसरे पद में एक साथ संयुक्त होकर आयोडीन अणु का निर्माण करते हैं। अब बारी आती है अवांछनीय अनावश्यक त्वरित मध्यवर्ती जो स्पीसीज बने हैं उनको निरस्त करने की। तो H2O8 3 माइनस जो है बाएं तरफ और दाएं तरफ क्रियाफल और क्रियाकार के रूप में जो अनावश्यक जो स्पीसीज है उसको निरस्त करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर ये आयोडीन दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ से निरस्त होंगे और अंत में जाकर आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से H2O2 माइनस प्लस ट्वाइस I माइनस ही हो जाएगा, ट्वाइस SO4 2 माइनस प्लस I2 और इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर भी कहते हैं। अब देखेंगे आप जैसे दूसरा और तीसरा तीव्र गति से संपन्न होता है, पहला वाला धीमी गति से संपन्न होता है। पहले वाला धीमी गति में आप देखेंगे 2 आयनिक स्पीसीज उपस्थित है, इनकी कुल संख्या का मान जो कुल 2 फिगर आता है वो 2 है, अतः अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे पास में लिखा है हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में जो रूपांतरण होगा
ये किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत में इन तमाम चीज़ों का जानना, जानकारी हासिल करना, इन तमाम पथों के बारे में, पदों के बारे में, मूलभूत राशियों के बारे में जानकारी जुटाना आवश्यक होता है, क्योंकि इन तमाम जितने भी हमारे पास में जो बीच में छोटी छोटी परिभाषाएँ है, बेसिक जो परिचय है, इनको जब हम डेप्थ में, जब हम गहराई में विषय वस्तुओं को अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है। इनको प्रत्यक्ष रूप में जब वहाँ पर उपयोग में लेंगे तो आपके मस्तिष्क में आवश्यक जो मूलभूत सिद्धांत है, आवश्यक मूलभूत जो परिचय उक्त विषय पर जानना आवश्यक होता है। अब देखेंगे हाइड्रोजन पैरा जो हाइड्रोजन ऑर्थो से क्रिया करके अब ये रूपांतरित हो रहा है, तो अभी इसमें देखेंगे अब अभिक्रिया की कोटि जो है 3/2 होती है, अणुसंख्यकता का मान 1 होता है। ऐसा लगता है जिस हाइड्रोजन पैरा जो है इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, लेकिन वही क्रियाविधि के आधार पर वाला देखेंगे आप हाइड्रोजन पैरा जो है तीव्र गति से जो हाइड्रोजन जो है मुक्त परमाणु में रूपांतरित होता है। मुक्त परमाणु जो है द्वितीय पद में जो है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा के अनुसार आप देखेंगे हाइड्रोजन पैरा को हाइड्रोजन ऑर्थन में रूपांतरित करता है। और आप देखेंगे फ्रॉम एक समीकरण नंबर जो है पहला और दूसरा जो है समीकरण नंबर 2 से जो है जो वेग निर्धारक पद होता है, इसमें रेट बराबर जो है हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन के जो है समानुपाती होगा सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार। और पहला वाला जो पद है आप देखेंगे इससे हमें साम्य स्थिरांक कैसे का मान निकालेंगे, और कैसे का मान निकालने पर हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन का पैरा हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे और हाइड्रोजन को मुक्त करने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों ये हाइड्रोजन और तीसरा आपस में इसको हल करने के उक्त हाइड्रोजन का मान जो है कैसी इसका जो घात है 1/2 हाइड्रोजन पैरा की घात जो वर्गमूल 1/2 है। इन मानों को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ पर जो है K/H2P H का मान को रखने पर हमें यथार्थ यहाँ लिखा हुआ तीसरे और 4 में समीकरण नंबर हमें जो वायु प्राप्त होती है। इस प्रकार जो उक्त अभिक्रिया भिन्नात्मक कोटि की होती है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 ना होकर के अभिक्रिया की कोटि 3/2 है। अणुसंख्या के तापमान अलग अलग है। इस प्रकार से एक छद्म कोटि की अभिक्रिया के रूप में हम इसको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। आने वाले समय में, आने वाले कल को एक नए विषय के साथ में आप सभी के मध्य में हम हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल से आभार, धन्यवाद।